बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवनाथ संवाद के इस खास कार्यक्रम चाय विद गपशप के नए एपिसोड में, नए अध्याय में। मैं रवि प्रकाश और आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो अतिथि हैं वो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था उस समय के रहे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के रहे राज्यपाल, गांधी परिवार की बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र अरुण वोरा जी, जो कि विधायक रहे, 2 बार लगातार विधायक रहे और उससे 95 के दौर में भी विधायक रहे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें क्या कैसा रहा, कैसा हुआ, राजनीतिक दौर कैसी रही, जीवन कैसा रहा, आगे कैसा होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है वोरा जी आपकी। क्या कैसा कुछ खास था देखिए राजनीतिक जीवन में? हाँ, राजनीतिक जीवन में मैंने प्रवेश क्यों लिया ये बताता हूँ। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन दिनों हमारे पिताश्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उसके पहले NSUI के प्रेसिडेंट था। मैं राजीव गांधी जी की कार्यशैली को देखता था और अपने पिताश्री की कार्यशैली को देखता था। मैं ये महसूस करता था कि इन्होंने अपना जीवन आम जनों के लिए समर्पित कर दिया है। दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्यों ना मैं भी ऐसी तरह का कार्य करूं। ये भावना मेरे मन में आई और मैंने राजनीति में प्रवेश लिया। यूथ कांग्रेस के माध्यम से लोगों की सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया और मैं लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहा। नतीजा ये हुआ कि जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए, 93 की बात है, और वो राज्यपाल बने तो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते और लगातार सक्रियता की वजह से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। कौन से समय की बात थी? ये 1993 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। और आपकी उम्र? उस समय लगभग 33 वर्ष थी। 33 साल जी। पहली बार जब आप चुनाव लड़े तब 33 साल के? 33 साल का था। आप ही को क्यों चुना गया? मतलब और भी भाई थे, बहन थे, पर आपको ही क्यों चुना गया? देखिए, चुना इसलिए गया, मैं आपको पहले बात तो सही बात बता देता हूँ कि हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा था कि मेरे परिवार से किसी को टिकट दी जाए। चूँकि बाबूजी तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते 2 बार तो रह चुके थे, तीसरी बार वही बनते, तो उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने उनसे कहा कि वोरा जी, आपको अपने परिवार से किसी को टिकट देना चाहिए ताकि आप फिर से विधायक का चुनाव लड़ सकें और राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ सकें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से कोई नाम नहीं दूंगा, पार्टी जो तय करेगी वही होगा। उन्होंने मेरा नाम नहीं बढ़ाया आगे। पार्टी ने ये सोचा कि बाबूजी की जो सेवाएं हैं, जो उन्होंने यहाँ से छोड़ के वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उसको देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, सोनिया गांधी जी ने उम्मीदवार बनाया और मैं विधायक के पद पर आसीन हुआ। उस टाइम हार किसकी हुई थी? जब आप क्या पोजीशन में कौन थी? मेरे पोजीशन में उस समय माननीय हेमचंद यादव जी थे और वो उनसे मैंने पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद जब दूसरा चुनाव लड़ा तो मुझे पराजय मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लोगों के बीच में सतत संपर्क बनाए रखा और मैं इस बात को महसूस करते रहा कि राजनीति में पद जरूरी नहीं है। बाबूजी ने एक लाइन कही थी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कही थी राज्यसभा के अंतिम समय में कि पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और विनम्रता से कार्य करना चाहिए और कभी भी पद को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं। साधारण ढंग से हम लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और मतदाता हमको चुनकर भेजते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करें। अभी जो कांग्रेस की जो बहुत बढ़िया दौर था अभी चुनाव के दौर में, उसमें एक बहुत बढ़िया नारा चला, भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। क्या मोदी की गारंटी इतनी भारी पड़ गई जो अरुण है तो विश्वास है कि उसमें आपके विकास में, जो दुर्ग शहर में इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ, क्या मोदी की गारंटी इतनी भारी पड़ गई जो हार का सामना करना पड़ गया इस बार? देखिए, ना तो भूपेश का भरोसा हटा, ना अरुण का विश्वास हटा
और मोदी की गारंटी, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो जो कहते हैं तो वो कार्य कितने पूरे होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत काम किए। दुर्ग में भी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में मैंने बहुत सारे काम कराए। लगभग 600 करोड़ के काम हमने दुर्ग में संपादित किए, जिसमें आपने देखा होगा कि जो जी रोड का कायाकल्प हुआ। दुर्ग की जो रोड है वो मक्खन जैसे चमकने लग गई थी। हाँ, तो अभी भी चमक रहे वैसे। देखिए, चमक ऐसा काम हुआ है कि चमक बरकरार रहेगी। उसकी चमक तो चमक कैसे फीकी पड़ गई? चमक फीकी इसलिए पड़ गई कि देखिए, अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जनादेश हाँ, जनादेश को मैं स्वीकार करता हूँ। और जनता जनार्दन होती है, और मैं खुले तौर पे स्वीकार करता हूँ, दिल से बोलता हूँ कि मतदाता मेरे भगवान हैं, और ये भगवान ही है। वो जैसा समय आता है, जैसी स्थिति आती है, उस स्थिति में हमको बैठाते हैं। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही बैठाते हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, ये बात आप मान के चलिए। आप खुद जानते हैं अच्छी तरीके से, भगवान सबके साथ न्याय करते हैं और न्याय होगा। अयोध्या जाने का प्लान कब है? पार्टी का आदेश आएगा तब या भगवान का बुलावा आएगा तब? देखिए, भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव है, और रामलला के मंदिर का द्वार सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ही खोला, और वोरा जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए, और वोरा जी ने रामलला को बहुत सुरक्षित रखा। और उसके बाद की जो प्रक्रिया चलती रही, अभी बहुत अच्छा मंदिर बन गया अयोध्या का, और सबके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। भगवान राम सबके आराध्य देव है, हमारे भी आराध्य देव है। तो हम निश्चित रूप से अयोध्या जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं तो पहले भी जा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, जब हमारे पिताश्री राज्यपाल थे उस समय भी मैं गया था, और अभी फिर जाऊंगा। मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं अयोध्या जाऊं, कि जिसका द्वार राजीव गांधी जी ने खोला, और मैंने उस वक्त जाके दर्शन किए थे। तो अभी तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा वहाँ पे। जब पिताजी बड़े बड़े पदों में रहे तो आपका कैसा रोल रहता था उस टाइम? जैसे लगता है ना कि हाँ, पिताजी राज्यपाल हैं, पिताजी सीएम हैं, तो उनके जो सुपुत्र रहते हैं उनका एक अलग दबदबा रहता था। तो आप कैसा मौज करते थे इस माहौल में? देखिए, मौज करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब वो पार्षद से विधायक बने, पत्रकार थे हाँ, पत्रकार से, कौन से पेपर में थे? वो थे नव भारत के थे, नव भारत टाइम्स के थे, और देश के बहुत बड़े अखबारों में वो लिखा करते थे। मैंने सुना आप भी पत्रकारिता करते थे शुरुआती दौर ऐसा? मैं भी पत्रकारिता से अपने जीवन प्रारंभ किया, फिर NSUI, फिर युवक कांग्रेस में आया, फिर राजनीति में आया। अब तो पूरी तरीके से सेवा में, हाँ, जनता की सेवा में समर्पित हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको? बाबूजी के बारे में। हाँ, बाबूजी के बारे में बता रहा था। आपने पूछा कि इतने बड़े बड़े पदों पर आपके पिताजी रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पिताजी इस बात को मानते थे कि पद से ज़्यादा व्यवहार बड़ा होता है। पद तो आते जाते रहते हैं, और कभी भी पद को हमारे परिवार के ऊपर हावी नहीं होने दिया, और खुद के ऊपर भी हावी नहीं होने दिया। एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन जिया, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हो, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई वर्षों तक इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 18 वर्ष सबसे लंबा, हाँ, सबसे लंबा समय उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। 18 साल थे शायद। 18 साल कोषाध्यक्ष रहे, फिर महामंत्री भी रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। लेकिन कभी ऐसा हम लोगों के घर में नहीं लगता था कि हमारे बाबूजी इतने बड़े पद में पहुंच गए। हमको तो ऐसा साधारण ही लगता था। साधारण और शालीनता की जो सीख उन्होंने दी है वो आज भी बरकरार है। हम कभी भी, हमारे मन में नहीं आता कि हमारे पिताजी ये रहे वो रहे। हम तो साधारण पहले भी थे और आज भी साधारण है। हमको असाधारण हमारे भगवान बनाते हैं, लेकिन जब असाधारण बनाते हैं तो हमको अपना मूल रूप नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये आज की पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आप अपने मूल रूप में बने रहें, क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है। हमको फिर से भगवान के बीच में जाना, हमको जाना पड़ता है कि नहीं, मंदिर हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। एक प्रश्न है, बाबूजी की बात निकली तो मुझे याद आया,
सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, पर दुर्ग शहर की जो एक रौनक बोलते हैं रविशंकर स्टेडियम, उसकी ना दिशा बदली ना दशा बदली। और यहाँ के जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आज तक भटकते रह गए, मांग करते रह गए। क्यों नहीं बदल पा रहे? कहाँ पे पेपर अटक गई है, कहाँ फाइल दब गया है? देखिए, अधिकारी बदले, सरकार बदली। जब हमारी सरकार आई थी तो हमने जो, जैसे मैंने कहा ना, 600 करोड़ के काम कराए हैं। आप ये ठगड़ा बांध देख लीजिए, 18 करोड़ के। ऐसा कभी अपन ने थगड़ा बांध, एक प्रश्न और याद आ गया। हाँ। थगड़ा बांध आप बनाए, पर वहाँ कमल खिल गया। ये कमल खिल गया। कमल का फूल खिल गया उसमें। तो लक्ष्मी जी का वहाँ कमल का फूल तो फूल ही होते हैं ना। अरे भाई, उस कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और हमने 18 करोड़ रुपए लाए और वहाँ पर थगड़ा बांध दुर्ग के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया। और ये दो आप देख रहे हैं अंडर ब्रिज, एक सिकोला भाटा वाला और दूसरा आपका कातुल बोर्ड का। और ये जो आप देख रहे हैं थगड़ा बांध का जो ब्रिज है, बहुत सुंदर, ये भी हमारे ही शासनकाल का है। और शिवनाथ नदी का जो नया ब्रिज, वो भी जब मोतीलाल वोरा जी दिल्ली में थे और कमलनाथ जी भारत के शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री थे, तब हमने उनसे कहा था। तो उन्होंने हमारे बाबूजी के कहने पर शिवनाथ नदी का पुल के लिए नई स्वीकृति दी, तो पुल बन के तैयार हुआ। अभी भी जो उरला में और सिकोला बघेरा में जो पुल, इसकी स्वीकृति भी कांग्रेस सरकार के द्वारा हुई है। कांग्रेस के ज़माने में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अभी मैंने कल ही कहा कि जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है कोरोना काल में, ताम्रकार जी, हम लोगों के बीच में गए हैं। लोगों को, जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, उनको जाके हमने खाद्यान्न पहुंचाया, लोगों की पूरी मदद की। हमने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा। भले हम बीमार पड़े, मेरे को भी कोरोना हो गया था। मैं भी 5 दिन तक एम्स में भर्ती था, लेकिन मैं ये कहता था कि मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं मतदाताओं को नहीं छोड़ूंगा। जिनके आशीर्वाद से मैं इस पद पर आसीन हूँ, तो मैं एहसान फरामोश कभी नहीं हो सकता। और मरते तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं दुर्गवासियों की सेवा करते रहूँगा। इसका मैंने संकल्प लिया है, व्रत लिया है। जो रविशंकर का हाँ, रविशंकर जो उसमें स्टेडियम के आते बारे हैं, में वो आप कह बहुत रहे बड़ी थे। चीज है। ये इसका निर्माण जो सामने आप देखें, मानस भवन, वो भी हमारे बाबूजी के कार्यकाल का बना है। शंकर दयाल वो जी ने बहुत उसका- बड़ी यादें हैं बाबूजी के। बाबूजी की यादें जुड़ी हुई हैं। ये बाईपास रोड भी उन्हीं की यादें हैं। दुर्ग में मतलब आप ये देखेंगे कि वोरा जी ने बहुत सारे काम कराए। रविशंकर स्टेडियम में उस वक्त 6वीं क्लास पढ़ता था। जब सचिन और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो आते थे यहाँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब वोरा जी ने 1972 में उसका आधारशिला रखी स्टेडियम की। बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है और कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम टाइप का दिखलाई देता है। चारों तरफ आप देखेंगे झाड़ लगे हैं, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा। कपिल देव जी जब यहाँ आए थे तो कपिल देव ने भी बहुत सराहना की, रवि शास्त्री ने की, सचिन तेंदुलकर जी ने भी इसकी प्रशंसा की। ये बहुत अच्छा स्टेडियम है। यहाँ पर तो टेस्ट मैच खेला जा सकता है, लेकिन सने सने उसकी हालात कुछ ठीक नहीं रहे, ख़राब भी हुए, सुधरा भी है। और हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो उस समय उन्होंने 9.5 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत की थी डीएमएफ के फंड से। अच्छा, लेकिन अब सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो अब पेपर भी दब गए। पेपर दबना नहीं चाहिए। देखो, खिलाड़ी, हमारे दुर्ग के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की है। सबंजुम जैसे को आप देखिए, हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप, बैडमिंटन की खिलाड़ी जो हमारी आकर्षी कश्यप है। तो दुर्ग में और बड़े अच्छे अच्छे हमारे हर खेल को खेलने वाले लोग हैं। तो ये स्टेडियम को बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में विष्णुदेव साय जी हैं, उनसे कहूँगा कि दुर्ग के स्टेडियम के लिए राशि उपलब्ध कराएं और जो बहुत से काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को पूरा करें, क्योंकि सरकार बदलने के बाद काम को रुकना नहीं चाहिए। विकास कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए। तो उसको ध्यान वो देंगे विष्णुदेव साय जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा। कब जा रहे हो मिलने उनसे? मुलाकात हुई कि नहीं जी? मेरा सौभाग्य है कि 1993 में जब मैं पहली बार विधायक के पद पर मध्य प्रदेश में निर्वाचित हुआ, तो विष्णुदेव साय जी भी हमारे साथ थे। अच्छा। रमन सिंह जी के साथ भी मैंने काम किया है।
भाजपा में सबसे अच्छे दोस्त कौन है? जो विधायक जब विधानसभा जाते थे तो कुछ दिक्कत आती थी, तो प्रश्न कैसे किनसे पूछते थे कि क्या मैं सजेशन किनसे लेता हूँ सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो उसमें भी मैं विधायक रहा हूँ, और कांग्रेस की सरकार में भी अभी विधायक था, तो मैं प्रश्न तो पूछना छोड़ता नहीं। मैं अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश के विकास के लिए जो मेरा उत्तरदायित्व है, एक विधायक का उत्तरदायित्व होता है कि वो प्रदेश की और क्षेत्र की जन समस्याओं को रखे। प्रश्न के माध्यम से ही हम बहुत सारे कामों को करा लेते हैं ताम्रकार जी। जब प्रश्न हम लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं, या विपक्ष में रहते हैं तो स्थगन लगाते हैं, तो बहुत सारे काम हमारे उसी माध्यम से। और एक शून्यकाल होता है, शून्यकाल के माध्यम से तो हमने अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई थी, जो कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट में सामने जो लगी है, लगा 8 साल से रखी हुई थी। तो हमने यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकला था बौद्ध समाज का, तो हम विधानसभा पहुँचे और जाते ही हमने शून्यकाल में ये प्रश्न उठाया। तो रमन सिंह जी ने हमको बुलाया, बोले कितने 8 साल से रखी हुई है आपने जो अभी प्रश्न किया शून्यकाल में, तो हम इसको ध्यान देंगे ज़रूर। और उन्होंने तुरंत, कलेक्टर थी उस समय संगीता, आर संगीता जी थी, उनको उन्होंने कहा और यहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित हुई। तो एक विधायक के प्रश्न का बहुत महत्व होता है, उस महत्व को समझना चाहिए। और अगर हम समझते हैं तो हम बहुत सारे काम तो अपने विधानसभा सत्र के दरमियान ही करा लेते। करोड़ रुपए की राशि हमने स्वीकृत कराई है विकास कार्यों के लिए। तो ये तो हमारा जो उत्तरदायित्व है, इसको हमको करना चाहिए। एक मैं जब आपके इंटरव्यू से पहले मैं रिसर्च कर रहा था तो एक प्रश्न आया कि जो आपके साथ के जो पुराने जो नेता हैं कांग्रेस के, वो नाराज हैं आपसे, ये किस वजह से? देखिए, अब हम नाराज़गी का कारण तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नाराज़ करने का प्रयास नहीं किया। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने तो सिर्फ सहयोग मांगा। सहयोग इसलिए कि हमारे पार्टी के सब लोग हैं और पूरी ईमानदारी से हमारा साथ देते हैं। अभी क्यों नाराज़ थे ये तो उनका दिल ही जानता है। मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तो उनको बनाया ही है। मैंने तो कभी किसी को भावनाओं को आहत नहीं किया। अगर अकारण, बिना कारण, बिना अपराध का मुझे दोष देते हैं तो ये तो भगवान ही जानता है। गाना बहुत सुंदर गाते हो, सीखे हो या फिर गॉड गिफ्टेड है? देखिए, गाना तो ऐसा है कि ये तो अब ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन। हाँ, ईश्वर की ही देन है। मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवक हूँ और समाज की सेवा करता हूँ। और यही मैंने अपने घर में देखा है बचपन से, तो उसको मैं उसका परिपालन अगर करता हूँ। हमारे फ्रेम में एक आध गाना सुना दोगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। आप बताइए कौन सा गाना सुना? बिल्कुल, जो आपको पसंद हो। जो पसंद हो पाए। वो एक बहुत अच्छा आप गाते हो, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, या कुछ पुराने गाने आपको याद होंगे? हाँ हाँ हाँ, एक मैं आपको बहुत गाना सुना देता हूँ जो बहुत दर्द भरा गाना है। राजेश खन्ना मेरे बहुत पसंद के कलाकार कभी हैं। मुलाकात हुई उनसे? राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात हुई है दिल्ली में। अच्छा। और दिलीप कुमार जी तो से भी हुई है, और सुनील दत्त जी तो मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। हाँ। तो एक गाना जो मैं आजकल उसको वैसे शुरू से ही पसंद करता हूँ, लेकिन थोड़ा ये गाना है वो मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले फिजा खा गई। ये था बहुत बढ़िया सा गाना। और कौन सा सुनेंगे बताइए, मैं सुना देता हूँ। बहुत बहुत मस्त मजा आ गया। ये थे दुर्ग के पूर्व विधायक जिनका आज हम इंटरव्यू लिए और बहुत मौज भी किए, बहुत पुरानी यादों से जुड़ी बातों को किए। और आगे भी आप बने रहिएगा इसी तरह शिवनाथ संवाद के चाय विद गपशप के प्रोग्राम में। अगले नए एपिसोड में मिलेंगे हम कुछ नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।